मनीष जी, आप शुरू कीजिए। डॉक्टर मनीष। जी ठीक है सर। जी सर। प्रणाम सर। अ, प्रणाम सभी को, मेरा नमस्कार। आईएफपीएच के हिंदी सेशन पे मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर रखें। जी धन्यवाद। जैसा हम सभी जानते हैं, आईएफपीएच एक कोशिश है काफी सारे होम्योपैथ्स को एक जगह पे ले आने की, उनके नॉलेज को कल्मिनेट करने की और इस नॉलेज को आगे प्रोपोगेट करने की। इसी कोशिश के तहत आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अवी शर्मा जी। डॉक्टर रवि शर्मा एक बीएचएमएस एमडी पीएचडी हैं। सर सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट हैं हनीमैन होम्यो क्लिनिक्स में। सर गेस्ट लेक्चर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली। सर ने से पहले भी हमारे बीच सेशंस लिए हैं, तो मैं फिर से सर का एक बार हिंदी सेशन में स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि सर अपना आज का टॉपिक शुरू करें और हमारा ज्ञान बढ़ाएं। नमस्कार सबको। अ, सो नमस्कार सबको दोबारा से। आज का मेरा टॉपिक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या फिर हमारा बाध्यता रोग के ऊपर है और इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर हमारे को बहुत सारी चीजें देखने की होती हैं कि ये होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके बारे में हमारे को पता कैसे लगेगा कि कोई मरीज है उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है या नहीं है। और एक बहुत छोटा सा डिफरेंस जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर को अलग अलग करता है। आज के टॉपिक में मैंने कोशिश की है कि इसका हम थोड़ा सा होम्योपैथिक मैनेजमेंट में जान सकें, जा ताकि हमारे को रूब्रिक के थ्रू इस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को अगर मरीज को सही करना है तो उसमें हमारे को हेल्प मिल सके। होता क्या है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? अब ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या बाध्यता रोग हम कह रहे हैं, ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है ऑब्सेशन और दूसरा है कंपल्शन। ऑब्सेशन और कंपल्शन, जब ये दोनों के दोनों टर्म्स इकट्ठे मिलते हैं तो ये बनता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन होता क्या है? एक बार बार आने वाला ख्याल जो हमारे दिमाग में इतना घर बना दे कि उसको हम बाहर ना निकाल सके। एक ऐसी चीज, एक ऐसी सेंसेशन, एक ऐसा आइडिया जो एक बारी आपके दिमाग में घर बना दे, तो उसके बाद में उसको या तो लॉजिक या ही रीजनिंग से हम बाहर निकाल नहीं सकते। इस इस चीज को हम कहते हैं ऑब्सेशन। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का ऑब्सेशन का मतलब हुआ कि वो एक ख्याल जो आपके दिमाग में वो घर बना दे जिसको हम किसी भी तरीके से बाहर ना निकल सके। अब अगर ये ख्याल आ गया, इस ख्याल की वजह से जो हमारा मरीज होता है जो हमारे पास में आएगा, वो बहुत ही ज्यादा तंग रहता है, बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है और कई कंडीशंस में अपने आप से घृणा करने लगता है कि मैं ये सब कुछ सोच क्यों रहा हूं। पर इस चीज से, इस जगह से निकलने के लिए उसको कुछ एक काम, कुछ एक कृत्य करने पड़ते हैं। वो कोई भी काम, वो कोई भी कृत्य जिसको करने के बाद इस ऑब्सेशन से, इस ख्याल से उसको चाहे कुछ समय के लिए ही निजात मिल सके, इसको हम लोग कहते हैं कंपल्शन। तो कंपल्शन का मतलब हुआ कि वो सारी की सारी चीजें जिसको बार बार दोहराना पड़े और जिसको दोहराने के बाद में उस मरीज को जो ख्याल पहले आ रहा था उससे आराम मिले, उससे उसको थोड़ा सा मेंटल सेटिस्फैक्शन मिले, इसको हम लोग कहते हैं कंपल्शन। पर ये जब कंपल्शन पेशेंट करता है, ये कोई भी वो जो एक्शन पेशेंट करता है,
उसको करने के बाद जब उसको वो मेंटल सेटिस्फैक्शन, मेंटल ग्रेटिफिकेशन मिलता है, उसकी वजह से ये ऑब्सेशन और भी ज्यादा इन्फोर्स होता है मरीज के अंदर। तो अगर हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात करें तो शुरुआत होती है दिमाग से, जहां पे एक वो ख्याल हमारे दिमाग के अंदर घर बना दे, एक वो इमेजिनेशन, एक वो सेंसेशन जो हमारे दिमाग में घर बना दे, जिसको जिसकी वजह से हमारा हमारा जिसकी वजह से पेशेंट को अच्छा फील ना हो, पेशेंट की डेली डे टू डे एक्टिविटीज जो हैं वो हिंडर्ड रहे। उसको हटाने के लिए एक वो कृत्य, एक वो काम जो कि करने के बाद उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिले, जिसको हम कंपल्शन कहते हैं। पर इस कंपल्सिव बिहेवियर को करने के बाद में ये ऑब्सेशन दिमाग के अंदर और भी ज्यादा घर कर जाए, इसको हम कहेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर ये है कि हर कोई सोचता है, हर किसी के दिमाग में 10 ख्याल रहते हैं हमेशा। तो क्या सभी लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है? इसका जवाब है नहीं। हर किसी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं। एक आदमी को अगर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या बाध्यता रोग है, उसको हमारे को पता कैसे चलेगा? उसके लिए वो जो ख्याल है वो परसिस्टेंट होना चाहिए और इंट्रूसिव होना चाहिए, बार बार आता रहे और इतना आए कि हमारे दिमाग के अंदर घर कर जाए। और उस चीज को बाहर निकालने के लिए हमारे को कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम करना पड़े जिसको किए बिना वो मेंटल सेटिस्फैक्शन, मेंटल ग्रेटिफिकेशन मिल ही नहीं सकता। इस तरीके के पेशेंट को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर एक और चीज आती है। अगर ये दिमाग में चीज आती रहे और उस चीज से बाहर निकलने के लिए अगर वो बिहेवियर, वो कंपल्शन ना करे, तो वो मरीज बहुत ही ज्यादा परेशानी में अपने आप को पाता है। इस परेशानी की वजह से कई बारी उसके अंदर बेफिजूल के डर भी बैठ जाते हैं, और उन डर की वजह से वो बहुत सारी अलग अलग कंक्लूजन्स निकालने लगता है, जहां पे वो अपने आप को या अपने चाहने वालों को देखता है। तो इसी वजह से, इसी डर की वजह से, इसी डिस्ट्रेस, इसी परेशानी की वजह से उस मरीज को वो बिहेवियर करना पड़ता है। अगर वो नहीं करेगा तो वो इसी असमंजस में रहेगा कि हम इससे कैसे निकलें। सेकंड थिंग, पेशेंट को पता होता है कई बारी कि ये जो सारा का सारा डर है, ये जो सारी की सारी सरकमस्टांसेस हैं, ये जो सारी भूमिकाएं हैं जो हम अपने दिमाग में बना रहे हैं, ये सच्चाई नहीं है, ये असलियत नहीं है। पर फिर भी उसके बाद में भी वो ना तो उन ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल सकता है, और ना ही उन ख्यालों को दिमाग से निकालने के लिए जो वो बिहेवियर कर रहा है, जो वो कंपल्शन कर रहा है, उसको अपने दिमाग से निकाल सकता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, वो कंपल्शन, वो कृत्य, वो काम करने के बाद में उस पेशेंट का फिर से जो वो ऑब्सेशन है, फिर से जो उसके दिमाग में चीज घर बनाई हुई है, वो और भी ज्यादा दृढ़ हो जाती है, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अब बात अगर हम करें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हमने जान लिया कि एक मरीज को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हम कह क्यों रहे हैं। हमने ये भी जान लिया कि उस मरीज को वहां से निकलने के लिए, उस मनोस्थिति से निकलने के लिए कई ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी। पर वो चीजें होती क्या है, वो चीजें कहां तक एक्सटेंड कर सकती है? तो अगर हम बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, तो साइंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर हम इनको दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला है ऑब्सेशन, जो दिमाग में है, जो घर में चीज, जो दिल अपना दिमाग में चीज घर कर चुकी है। और दूसरा आता है कंपल्शन। तो पहले हम जानेंगे ऑब्सेशन के बारे में कि वो ऑब्सेशंस क्या हैं। वो ऑब्सेशन है वो बार बार, दोबारा तिबारा चौबारा ना खत्म होने वाला वो एंडलेस लूप, जहां पे वो थॉट्स आई जा रहे हैं, जहां पे वो इंपल्सेस आई जा रही हैं, जहां पे वो इमेजेस दिखाई दी जा रही हैं,
और जिससे पेशेंट बाहर नहीं निकल पा रहा है। और इस ऑब्सेशन से, इस चीज की वजह से सबसे पहले शुरू होती है एंजाइटी। सबसे पहले पेशेंट एंग्शियस होता है, जहां पे पेशेंट हमारे को बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। यही एंजाइटी आगे चल के हमारा डर बनती है कि कोई एक ऐसी चीज जिसकी वजह से आप बार बार एंशियस हुई जा रहे हैं, हुई जा रहे हैं, हुई जा रहे हैं, तो वो डर एक दहशत बना लेती है आदमी के दिमाग के अंदर। और कई बारी वहां पे वो डर इतना घिनौना होता है कि आदमी को, पेशेंट को अपने आप से भी डिस्कस्ट होने लगती है। तो ये जो तीनों सिम्टम्स आते हैं, ये तीनों सिम्टम्स एक हायरार्की में आते हैं। पहले एंजाइटी फील होती है, उसके बाद उस एंजाइटी की वजह से डर आता है, और वो डर कई बारी इतना ज्यादा खराब होता है कि पेशेंट अपने आप से भी डिस्कस्ट करने लगता है कि मैं ये सब कुछ सोच क्यों रहा हूं, मेरे ये सब कुछ सोचने से ना तो कुछ हो रहा है, पर फिर भी मैं ये सब चीजें सोच पा रहा हूं। अब इन सब चीजों का दिमाग में आना, हर कोई ये कहेगा ना कि आप ये सब सोचना छोड़ दीजिए, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। पर बाध्यता रोग या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट के अंदर अगर ये चीज दिमाग में घर बना गई है, तो ना ही वो किसी लॉजिक से, ना ही वो किसी रीजन से बाहर निकल सकती है। उसको आप ऐसे नहीं हटा सकते, मरीज उसके बारे में सोचता रहेगा। अब कई बार क्या होता है, ज्यादातर टाइम मरीज उस चीज को, उस थॉट को, उस दिमाग में आए हुए जो एक अपना पनपा हुआ जो एक अपना कीड़ा है, उसको निकालने के लिए कई ऐसी चीजें करता है जो हम कंपल्शन में पढ़ते हैं। पर कई बारी हमारे को मरीज तब मिलता है, स्पेसिफिकली इनिशियल स्टेजेस, स्टार्टिंग स्टेजेस में ओसीडी में, जहां पे वो अपने आप को उस ऑब्सेशन, उस दिमाग में आए हुए ख्याल से निकालने के लिए और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करने की कोशिश करता है, ताकि वो वहां बिजी रहे और इसका दिमाग उस तरफ ना जाए। शुरुआत में इन सब चीजों से आराम भी मिलता है मरीज को, पर बाद में ये चीजें उसके ऊपर इतनी हावी हो जाती हैं कि उसको वो कंपल्शन, वो कृत्य करना ही करना पड़ता है। सॉरी। अब इसके ऑब्सेशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्सेशन के एग्जाम्पल्स के अंदर सबसे पहला आता है फियर ऑफ कंटामिनेशन बाय पीपल और द एनवायरमेंट, कि आसपास के लोगों से और आसपास का जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा आसपास का एरिया है, वहां से उसको कोई चीज कंटामिनेशन ना हो जाए, वहां से उसको कोई बीमारी ना पकड़ ले। डिस्टर्बिंग सेक्सुअल थॉट्स और इमेजेस, ऐसी चीजें जो वो सोचना ना चाहे, ऐसी चीजें सोचने के बाद में जिसमें उसको पछतावा हो, पर वो अपने आप को बाध्य महसूस करता है, वो बार बार वो चीज उसके दिमाग में आती रहती है। रिलीजियस, ऑफन ब्लास्फेमस थॉट्स और फील, वो सारी की सारी चीजें जो कि वो अपने आप को, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा रिलीजियस है तो वो अपने आप को बाध्य मानता है वो सारे चीजें सोचने के लिए, या वो सारी की सारी चीजें डरने के लिए जो कि उसके रिलीजन में खराब बताई गई। उसके बाद में सेकंड, इसके बाद में ऑब्सेशन का एक और एग्जांपल आता है कि वो अपने एग्रेशन से डरता है, अपने गुस्से से डरता है, क्योंकि उसको ये दिमाग में आता है कि मेरे को किसी दिन इतना गुस्सा ना आ जाए कि मैं अपने आप को या अपने चाहने वालों को कोई चोट पहुंचा दूं। एक और इसके अलावा अपना इसका एग्जाम्पल आता है, वो आता है कि मैं कोई चीज जो शुरू कर रहा हूं ये खत्म ना कर पाऊं। स्पेसिफिकली ये चीज बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स में या फिर उन लोगों में आते हैं जो लोग अपना जो कहीं पे जॉब करते हैं, या फिर स्टूडेंट्स जो कभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि मैं वो ट्रेन जो है मैं ना पकड़ पाऊं। बार बार दिमाग में आता रहता है आज ट्रेन है, आज ट्रेन छूटेगी। बच्चों के दिमाग में आएगा आज एग्जाम है, एग्जाम में मैं नहीं लिख पाऊंगा, आज मैं कोई एग्जाम में जो अब अटेम्प्ट करूंगा तो मुझे याद नहीं आ पाएगा। ये सारी की सारी वो चीजें वो दिमाग में जब घर बनाए तो इसको ऑब्सेशन कहते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीम कंसर्न ऑफ ऑर्डर सिमेट्री एंड परसेशन, कि कोई चीज बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा, सिमेट्री, कि आप एक सलीके से रखी जाए चीज, अगर वो चीज सलीके से नहीं रखी गई
जिस तरीके से उसको वो चीज पसंद है, अगर वो उसको ना मिली तो भी वो अपना उसको ट्रिगर करता है उसके ऑब्सेशन। फियर ऑफ लूजिंग और डिस्कार्डिंग समथिंग इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी बहुत प्रिय है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा आदमी या इंसान जिसके जाने से, जिसके खोने से उसको बहुत डर लगता हो, तो ऑब्सेशन में उसके दिमाग में हमेशा यही रहेगा कि यार मेरे मेरा बेटा या बेटी कहीं जा रहे हैं, उसको कुछ हो जाएगा, मेरे फादर अलग रहते हैं, उनको कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। तो वो फियर ऑफ लूजिंग, या फिर मेरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कोई चीज है, मेरी एक अंगूठी है, ये मेरी गुम जाएगी, वो हमेशा उस चीज को अपना, अगर वो अंगूठी की बात करें या फिर कोई ऐसी फिजिकल चीज की बात करें, तो वो उसको बार बार जाके देखता रहेगा। और कई बारी कई ऐसे मीनिंगलेस थॉट्स, कई ऐसी चीजें जो कोई मायने ही नहीं रखती हैं, जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, कई ऐसी साउंड्स जो कि उसने कभी सुनी भी नहीं है, कई ऐसे शब्द जो वो जानता भी नहीं है, कहीं ऐसा म्यूजिक जो कि उसको पता भी नहीं है उसने कहाँ सुना था, वो उसके दिमाग में घर बना लिया। तो ऑब्सेशन को अगर हम सम अप करें, तो ऑब्सेशन वो बार बार आने वाला थॉट है, वो इम्पल्स है, वो इमेज है जो कि पेशेंट को तंग कर रही है। जिस तंग होने की वजह से पहले पेशेंट को एंजाइटी होती है, यही एंजाइटी इसको बाद में डर बनाती है, और यही डर बार बार सोचने के बाद उसको अपने से घृणा करने लगता है आदमी कि ये मैं क्या सोच रहा हूं बार बार। इस आदमी को पता है कि ये चीजें सही नहीं है, तो भी ये सोचेगा, ना ही कोई लॉजिक, ना ही कोई रीजनिंग इसको यहां से बाहर निकाल सकती है। और कई बारी इसको अगर ये कंपल्शन पे ना जाए, स्टार्टिंग स्टेज में ये अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है, अच्छा चलो मेरे दिमाग में यार है, मैं कुछ काम कर लेता हूँ, मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, मैं खेल लेता हूँ, मैं दौड़ लेता हूँ, पर मैं इसके बारे में ना सोच। पर ये जो थॉट है, ये जो ऑब्सेशन है, ये इतना ज्यादा घर में जगह करने वाला होता है, ये कहीं ना कहीं से जगह बनाता है और मरीज को तंग करता ही करता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कंपल्शन। अब ये कंपल्शन क्या हो? ऑब्सेशन दिमाग में है, कंपल्शन वो चीज, वो काम जो कि उसको करना पड़े, उस चीज वो जो दिमाग में ख्याल आया है उससे निकलने के लिए। तो रिपीटेटिव बिहेवियर और मेंटल एक्ट्स, ये फिजिकली नहीं, कई बारी आदमी कोई चीज, अगर जैसे कोई चीज, किसी चीज के बारे में सोच रहा है, वो मेंटली भी उस चीज को बस परफॉर्म कर दे। कई ऐसी चीज जिससे उसे डर लगता है, पर दिमाग में वो उसको कर सकता है, इमेजिनेशन में उसको कर सकता है, ये भी कंपल्शन के अंदर जाता है। और कई बारी वो फिजिकल चीजें, वो फिजिकल काम जिसको करने के बाद में पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस, ये सारी की सारी चीजें हमारी कंपल्शन के अंदर आती। कंपल्शन के अंदर ये चीजें जो है, ये क्या करती है? अगर कोई चीज आदमी के दिमाग में है, उसको आगे बढ़ा के कोई एक फिजिकल एक्ट में करने के बाद में आदमी को मिलता क्या है? उसको मिलता है कुछ समय के लिए वो ग्रेटिफिकेशन, वो आराम, जहां पे पेशेंट खुद कहता है कि अच्छा हाँ ठीक है, मैंने ये काम किया, और इसको करने के बाद में कुछ ही समय के लिए चाहे, पर मेरे दिमाग में से वो जो मैं अपना जो मेरे दिमाग में एक थॉट बार बार आ रहा था, उसको मैं नहीं निकाल पा, उसको मैं थोड़ा सा भूल गया। अब कंपल्शन के एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ सकता है? कंपल्शन के एग्जाम्पल्स में आता है सबसे पहले एक्सेसिव और रिचुअलाइज्ड हैंड वॉशिंग, शावरिंग, ब्रशिंग टीथ और टॉयलेटिंग। बार बार मरीज अपने हाथ धोना पसंद करता है, बार बार नहाना पसंद करता है, बार बार ब्रश करना पसंद करता है, बार बार टॉयलेट जाना पसंद करता है। मेरे पास में क्लिनिक पे एक बार एक पेशेंट आया था ओसीडी का, जो इतना ब्रश किया करता था कि उसने अपने मसूड़े घिस लिए थे, पर वो फिर भी, उसको दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो रोक नहीं पा रहा था अपने आप को कि आप क्यों करते हो इतना ज्यादा, कि डॉक्टर साहब मुझे डर लगता है कि मेरे मुंह में से कहीं पे गंदी स्मेल ना आ जाए, और मेरे मुंह के अंदर अपना, मेरे दांतों के अंदर कुछ ऐसी चीज ना लगी रह जाए कि मैं मीटिंग में जाऊं और वो किसी को दिखाई दे जाए। ये ऑब्सेशन है। उस ऑब्सेशन से निकलने के लिए जो वो बार बार दांत अपना साफ कर रहा है, ये कंपल्शन है। हाथ धो रहा है, ये कंपल्शन है।
रिपीटेड क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ये जनरली सब लोगों ने अपने घरों में देखा होगा। एक घर में कोई ऐसा आदमी होता है कि अगर कोई उसके सोफे पे बैठा तो जैसे ही वो आदमी उठेगा, उठते सार ही वो सोफा झाड़ेगा, उसके बाद में सोफे के ऊपर रखा हुआ कपड़ा झाड़ के फिर उसे ढंग से बिछाएगा, उस पे सलवटें नहीं पड़ने देगा। अगर कोई आदमी आपके बिस्तर पे बैठा है तो वो जैसे ही आदमी बाहर गया, वो अपनी बिस्तर की जो चादर है उसको झाड़ेगा, सलवटे हटाता रहेगा, क्योंकि उसको वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए, उसको वो परसिशन चाहिए। जब तक उसको वो नहीं मिलेगा तब तक वो बार बार करता रहेगा। वही ऑर्डरिंग एंड अरेंजिंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर वे, कि मेरे को ये चीज छोटे से बड़े, या फिर कई बारी कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, कि पहले व्हाइट है फिर ग्रे है फिर ये है फिर ये है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये आपको बिल्कुल पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाता हुआ मिलेगा मरीज। तो यहां पे इसके अलावा हमारे पास में आता है रिपीटेडली चेकिंग ऑफ लॉक्स, स्विचेस, अप्लायंसेस, डोर्स एंड एक्सेट्रा। आदमी घर से बाहर जा रहा है और बाहर जाते हुए उसने वो दरवाजा बंद किया, उसने गैस बंद करी, उसके बाद उसने खिड़की दरवाजे ढंग से चटकनी लगाई, नीचे उतरा, लोगों के सामने लगाई, उसको फिर कि अरे मैंने शायद दरवाजा बंद नहीं किया ढंग से, फिर ऊपर जाएगा, फिर से लॉक लगाएगा, फिर से चेक करेगा कि मैंने गैस बंद करी या नहीं करी, फिर से देखेगा कि दरवाजों पे और खिड़कियों पे चटकनी लगाई कि नहीं आई, वापस आएगा, गाड़ी में बैठेगा, फिर बोलेगा कि अरे मुझे लगता है मैं भूल गया। उसके साथ वाले लोग उसको बताएंगे कि नहीं आपने कर दिया है ये ऑलरेडी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके दिमाग में वो चीज रहेगी। वो अपने पड़ोसी को बोलेगा कि जरा जाके देख कर आओ कि बाहर ताला लगा है कि नहीं लगा है। तो ये कंपल्शन है। कॉन्स्टेंटली सीकिंग ऑफ अप्रूवल एंड अपना रीअश्योरेंसेस, पेशेंट बार बार कहता है मैं सही हूं ना, मैंने सही किया ना, मैंने सही किया ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई है ना। ये कंपल्शन है। उसके दिमाग में हमेशा वो एक फियर ऑफ फेलियर बैठा हुआ है, उसके दिमाग में हमेशा एक फियर ऑफ अपलीजमेंट बैठा हुआ है कि मैं सबको खुश करके रखूं, कोई भी मेरे से तंग ना हो, कोई भी मेरे से दुखी ना हो। कई बारी हमारे को पेशेंट्स के अंदर मिलता है कि वो काउंटिंग करते रहते हैं, रिपीटेटिवली कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एक्सेसिव अपना प्रेफरेंसेस होती हैं कि मेरे को ये चीज ऐसे ही पसंद है, मेरे को यही आदमी पसंद है, मेरे को यहीं बैठना है। और कई बारी कई वो इतना थॉट, इतना ज्यादा अपना वो डर बना देता है वो थॉट, कि वो कई बारी वो सब कुछ एक नंबर्स अवॉइड करने लगते हैं। रिलीजियस लोगों में आपने ये चीज देखी होगी, बहुत ज्यादा ओवर रिलीजियस लोगों में अगर आपको कहीं पे मिलता है कि भैया आपको ये नंबर मिल रहा है, कि नहीं 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 ये नंबर मेरे लिए अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है, इसे हटाओ, वो वाला नंबर दे। अब कई बारी अपना जो ओसीडी के लोग होते हैं, जो ओसीडी से ग्रस्त रहते हैं, वो कुछ लोगों को, कुछ जगहों को, कुछ सिचुएशंस को जानबूझ के अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो वहां गए, वो सिचुएशन में पहुंचे, तो वहां पे उनका ऑब्सेशन या कंपल्शन या कि दोनों ट्रिगर हो जाएंगे। और इन चीजों को अवॉइड करने की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, इन चीजों को अवॉइड करने की वजह से उनकी डेली डे टू डे की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो अपना आ जाती हैं घेरे में, ताकि वो एक सामान्य जिंदगी नहीं जी सकते। बात करते हैं बाध्यता रोग या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर की क्या हुआ, किस वजह से, किस तरीके से। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले हम लोग बताते हैं जेनेटिक्स। हमारे को स्टडीज में कई बार ये देखने को मिला है कि अगर किसी के पेरेंट को या फिर अगर किसी के सिबलिंग को ओसीडी है, तो चांसेस हैं कि वो ओसीडी बच्चों के अंदर भी डेवलप हो सके। बायोलॉजिकली, अनाटमिकली कई जगहों पे हमारे को देखने को मिला है कि दिमाग के कुछ एक चंद हिस्से ऐसे हैं जहां पे अगर हमारे को कुछ एक इम्पैक्ट मिले या फिर हमें कुछ एबनॉर्मैलिटी मिले, उन लोगों को, उन बच्चों को ओसीडी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। टेम्परामेंट, कई बारी हमारे को देखने को मिला है कि कुछ तरीके के लोग, फिजिकल टेम्परामेंट, जहां पे रिजर्व्ड बिहेवियर है, ज्यादा बात ना करना, जहां पे नेगेटिव इमोशंस है, हर चीज के अंदर नेगेटिविटी ढूंढ पाना, जहां पे बहुत ज्यादा एंजाइटी है या फिर बहुत ज्यादा डिप्रेशन है,
स्पेसिफिकली बच्चों के अंदर, वहां पे हमें ओसीडी देखने को मिला है। और लास्टली जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं होम्योपैथिक क्लिनिक्स के अंदर, चाइल्डहुड ट्रॉमा, उन बच्चों के अंदर ओसीडी होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं जहां पे बच्चा जो है बड़े होते हुए छोटे पने में या फिर बड़े होने के बाद में भी उनको चाइल्डहुड ट्रॉमा मिला है, मेंटल या फिजिकल ट्रॉमा मिला है, जहां पे वो डर, वो दहशत बैठ गई है। यहाँ पे अपना हमारे को ओसीडी के चांसेस ज्यादा होते हैं पेशेंट के अंदर। एक और तरीके का ओसीडी का अपना रिस्क फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं पांडा, जहां पे स्टेफ इन्फेक्शन की वजह से कई बारी बच्चों के अंदर स्पेसिफिकली रिकरेंट स्टेफ इन्फेक्शन की वजह से ओसीडी डेवलप हो जाता है। ओसीडी के बारे में जान लिया, ओसीडी हो क्यों रहा है जान लिया, ओसीडी के साइंस एंड सिम्टम्स, ऑब्सेशन और कंपल्शन जान लिया। अब बात करते हैं कि ओसीडी को डायग्नोस कैसे करेंगे। ओसीडी का एज सच डायग्नोसिस के लिए कोई भी टेस्ट नहीं है, पर एक क्राइटेरिया है जहां पे हम लोगों को मार्किंग करते हैं, और जितने ज्यादा क्राइटेरिया फुलफिल्ड हैं उतने ज्यादा चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि उस पेशेंट को ओसीडी है। पहला है हैविंग ऑब्सेशन एंड कंपल्शन और बोथ, या तो दिमाग में वो ख्याल है या फिर वो दिमाग के ख्याल की वजह से करा गया कृत्य है, वो काम है जिससे उस ख्याल में आराम मिल रहा है, या फिर ये दोनों है। दूसरा है कि ये जो दिमाग का जो ख्याल है और ये जो बार बार उससे ख्याल से निजात पाने के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा डेली का कुछ टाइम लॉस हो, और वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। 1 या 1 घंटे से ज्यादा टाइम आप इसी ऑब्सेशन या कंपल्शन पे दे रहे हैं। ऑब्सेशन और कंपल्शन अगर पूरा ना हो तो उसकी वजह से मरीज को तकलीफ हो, मरीज आगे ना बढ़ पाए अपने काम में, मरीज अपनी सोशल एक्टिविटीज को पूरा ना कर पाए, मरीज अपनी वर्क की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या डेली के जो भी उसके काम है उसमें वो बाध्यता बनाए। अब ये जो सारे के सारे सिम्टम्स हैं, ये ऑब्सेशन, ये कंपल्शन, जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आदमी अपना सोशल एक्टिविटीज का काम या डेली का दिनचर्या नहीं कर पा रहा है, ये किसी मेडिसिन की वजह से नहीं होनी चाहिए, ये किसी सब्सटेंस की वजह से नहीं होनी चाहिए, अल्कोहल की वजह से नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होनी चाहिए। और एक और हमारा इसका डायग्नोसिस का क्राइटेरिया आता है जहां पे द सिम्टम्स आर्ट एक्सप्लेन्ड बाय डिफरेंट मेंटल हेल्थ कंडीशन, जहां पे हमें नहीं पता ये क्यों हो रहा है, जहां पे एक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की एक एंजाइटी है जो रहती है, हमें नहीं पता क्यों है, क्या किसी बीमारी की वजह से है, नहीं है, क्या किसी और चीज की वजह से है, नहीं है। ईटिंग डिसऑर्डर, रुक नहीं पा रहा आदमी खाने से, खाना है उसको या फिर नहीं खा पा रहा है, और कोई बॉडी इमेज डिसऑर्डर। अगर इन सब चीजों का कोई एक्सप्लेनेशन ना मिले और इसके अलावा बाकी ऊपर के पहले 3 जो हमारे सिम्टम्स हैं वो आ रहे हों, तो हम इसमें पेशेंट को बोलते हैं कि पेशेंट को ओसीडी है। अभी मैंने आपको जितने भी सारे के सारे अपना स्पेसिफिकली जितने भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए और साइंस बताए, उसके बाद में हमारे को ये तो पता है कि ये जितना भी हमारा अपना बीमारी है, ये बीमारी किसी एलोपैथिक मेडिसिन से सही होने वाली नहीं है। वहां पे या तो वो मूड एलिवेटर्स दे देंगे, या तो वो कोई सिडेट्स दे देंगे, या फिर वो कोई इस तरीके की एंटी डिप्रेसेंट पिल दे देंगे ताकि पेशेंट कुछ समय के लिए बेहतर हो। पर ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें अगर आप देखेंगे हैबिट फॉर्मिंग, ऑब्सेशन तो हैबिट फॉर्मिंग था ही, उसकी वजह से जो कंपल्शन वो कर रहा है वो भी हैबिट फॉर्मिंग है, और इन दोनों से जो निजात पा रहे हैं, वो जो दवाई एलोपैथिक ले रहे हैं, वो उससे ज्यादा हैबिट फॉर्मिंग है। तो फिर इसमें हम करें क्या? एलोपैथी में इसके अलावा भी बहुत सारी अपना थेरेपीज, बहुत सारी अपना बिहेवियरल थेरेपीज वगैरह लिखी गई हैं, पर ज्यादातर हमने देखा है स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर जो साइकाइट्रिस्ट हैं
और जो साइकोथेरेपिस्ट हैं वो अल्टीमेटली एंड में आके सिडेट्स और मूड एलिवेटर्स दे ही देते हैं। होम्योपैथी में इसका बहुत बहुत अच्छे से हम मैनेज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें J.T. केंट की लिखी हुई रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, जिसके अंदर हम हमेशा से यही हमने पढ़ा है अपना स्कूलिंग में, कॉलेजेस में, सब जगह पे यही पढ़ा है कि केंट से अच्छा मेंटल्स किसी ने नहीं। अगर केंट के मेंटल्स के अंदर हम आते हैं और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक रूब्रिक उठाते हैं, फियर ऑफ। ज्यादातर जितने भी सिम्टम्स आपके ओसीडी के पेशेंट के अंदर हैं वो उस फियर ऑफ के अंदर ही आ जाते हैं। यही तो पढ़ा था ना हमने कि ओसीडी के पेशेंट को किसी अनहोनी का डर है, किसी चीज का डर है। तो केंट फियर ऑफ में लिखता है फियर ऑफ एक्सीडेंट्स। केंट लिखता है फियर ऑफ अदर्स अप्रोचिंग हिम। जब हम साइंस में पढ़ रहे थे तो ऑब्सेशन में यही पढ़ा था ना कि वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए चाहता है, दूसरी चीज को उसे नहीं चाहिए, कि भैया ये हटाओ, ये ही मेरे लिए है। कि फियर ऑफ अदर्स अप्रोचिंग हिम, कि फियर ऑफ बैड न्यूज ऑफ हियरिंग, फियर ऑफ बीइंग बिटन, कि कोई मुझे काट लेगा, कोई कुत्ता बिल्ली वगैरह मुझे काट लेगा। अब हम वो चीज पढ़ रहे हैं कि फियर ऑफ चर्च और ओपेरा व्हेन रेडी टू गो, किसी चीज के लिए जाने से पहले ही उसको एक वो फियर सेटिंग हो रखता है कि यार ये कुछ गड़बड़ हो जाएगी वहां जाकर, आई वोंट बी एबल टू मेक इट, आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म। फियर ऑफ डेंजर इंपीडिंग ऑफ, इसका एक और रूब्रिक हमें मिलता है फियर के अंदर ही, मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून के अंदर इतनी स्पेसिफिक ड्रग्स लिखी हुई हैं, जब आप उसमें मेंटल्स में जाएंगे उन ड्रग्स की, तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक अपना अप्रोच मिलेगा कि किस तरीके की मिसफॉर्च्यून है, किस तरीके का डेंजर आ रहा है उसके पास। फियर ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू रीच हिज, कि मैं चला हूं तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, यही दिमाग में एक उसका ऑब्सेशन है कि मैं निकलूंगा पर मैं पहुंच नहीं पाऊंगा कभी भी। इसका कोई लॉजिक नहीं है, पर फिर भी ये ऑब्सेशन है। फियर ऑफ डेविल बीइंग टेकन बाय ऑफ, कि कोई शैतान मुझे पकड़ लेगा। फियर ऑफ डिजास्टर, कि कुछ अनहोनी ही हो जाएगी। फियर ऑफ डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग, कि कोई बीमारी है जो आने वाली है जो मुझे पक्का होगी। फियर एक बहुत ही जनरलाइज, दैट समथिंग विल हैपन, मुझे नहीं पता क्या, एक्सीडेंट होगा, बीमारी होगी, कुछ कुछ होगा, कुछ होगा। फियर ऑफ बीइंग टच्ड, छूने से डर। टच अवर्जन टू ऑफ बीइंग, कि मेरे को छूने से अवर्जन है। ये फियर के अंदर नहीं है, ये दूसरा रूब्रिक है। केंट में एक और चीज आती है, परसिस्टेंट थॉट्स, दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। सस्पिशियस, सस्पिशियस एक रूब्रिक ऐसा आता है जिसके अंदर बहुत सारे सस्पिशियस के सब रूब्रिक्स हैं। सुपरस्टिशियस, सिंगल मेडिसिन आती है कोनियम। तो ये जो रिलीजियस हमारा जो ऑब्सेशन था, इसके अंदर सुपरस्टिशियस आ सकता है। जो ये फियर है ऑफ इंपीडिंग ऑफ एंजाइटी, ये सस्पिशन में आ सकता है। क्लेप्टोमेनिया इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ओसीडी। वो आदमी दिमाग से निकाल ही नहीं सकता चीजें चुराने का थॉट, कि मुझे चुराना है, नहीं चुरा पाया तो पता नहीं क्या होगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, चुरा लेता है। एक इतना बड़ा रूब्रिक आता है डिल्यूजन। डिल्यूजन को अगर मैं फियर की तरह ही अपना एक्सप्लेन करता रहा तो यहाँ पे अपना 1 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। हर तरीके का डिल्यूजन ऑफ वॉइसेस, ऑफ थॉट्स, ऑफ डेथ, ऑफ स्नेक्स, ऑफ व्हाटएवर, हर तरीके का डिल्यूजन। और जो हम अपना पढ़ रहे थे, एक वो जो हमारा साइन था कि पेशेंट जो है, पेशेंट चाहता है कि सब चीजें एक तरीके से अरेंज हो, और अगर वो अरेंजमेंट ना हो तो वो अपने आप को परेशान महसूस करता है, फास्टिडियस।
ये कुछ एक चंद रूब्रिक्स है, पूरी की पूरी कैंट के अंदर मेंटल्स में और भी बहुत ज्यादा रूब्रिक्स मिलते हैं, पर ये कुछ एक रूब्रिक्स हैं जो कि हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। अगर आप फास्टिडियस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, अगर आप क्लेप्टोमेनिया की डेफिनेशन पढ़ेंगे, अगर आप सुपरस्टिशियस सस्पिशियस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो वो आपका पूरा का पूरा साइन ऑफ ऑब्सेशन के अंदर आता है, वो पूरा का पूरा साइन ऑफ ऑब्सेशन के अंदर आता है। इसके अलावा हमारी और भी दो तीन हमारी अपना, जैसे हमारी जो मेन हमारी रेपर्टरीज हैं, उसके अंदर एक रेपर्टरी आती है, रेपर्टरी ऑफ एनालिटिकल रेपर्टरी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ माइंड बाय सी हेरिंग। सी हेरिंग हमारे अपना रेपर्टरी में फियर, फ्राइट एंड फियर के अंदर पहले दो हमारे जो रूब्रिक्स हैं, फ्राइट एंड फियर, उसके अंदर लिखता है फ्राइट एंड फियर, फ्राइट विद फियर एंड एंजाइटी, एंजाइटी, आई एम सॉरी, मैं इसमें लिखना भूल गया, कैंट के अंदर एंजाइटी रूब्रिक जो है, everything that comes under anxiety can be actually like अपना can be taken as a symptom or a sign of OCD। बात करते हैं अगर कि सी हेरिंग की जो एनालिटिकल रेपर्टरी है, उसमें फ्राइट एंड फियर में फ्राइट विद फियर एंड एंजाइटी, जिसके अंदर हमारी कुछ एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार आने वाली मेडिसिन हैं, वो है एकोनाइट, बेलेडोना, कॉफिया, क्यूप्रम, जेल्सीमियम, लाइकोपोडियम, नाट्रम्यूर, ओपियम, प्लैटिना, पल्सिटिला। दूसरा रूब्रिक आता है विद वेक्सेशन। व्हाट इज वेक्सेशन? अगर आप जाके पढ़ेंगे वेक्सेशन का मतलब क्या होता है, वेक्सेशन में आपको जब आपको मतलब पता होगा, तब आप देखेंगे कि ये भी एक टाइप ऑफ अपना ऑब्सेशन के अंदर आ रहा है, ये भी एक टाइप ऑफ ऑब्सेशन के अंदर आ रहा है। एनालिटिकल रेपर्टरी में अगर आप जाते हैं फ्राइट एंड फियर में, तो फ्राइट एंड फियर के अंदर आता है ट्विचिंग्स विद एंजाइटी। ओसीडी के अंदर ये जो वाला पॉइंट है, ये थोड़ा सा कई बारी नहीं देखने को मिलता, पर कई बारी हमारे को जो स्पेसिफिकली जो पांडा, जो हम कह रहे थे, जो स्ट्रेप इन्फेक्शन के बाद में ओसीडी हो रहा है, जिसके अंदर एक अनकंट्रोलेबल ट्विचिंग या फिर एक अनकंट्रोलेबल वॉइस जो कि पेशेंट की निकलती है, जो कि हमारी एनालिटिकल रेपर्टरी में लिखा है ट्विचिंग विद एंजाइटी। उसके अलावा हम वेक्सेशन, जब हम एनालिटिकल रेपर्टरी बाय सी हेरिंग पढ़ते हैं, तो वेक्सेशन का पूरा एक टॉपिक आता है, पूरा का पूरा एक हमारा अपना पार्ट आता है, जिसके अंदर हमारे को अलग अलग तरीके के वेक्सेशन देखने को। इसमें ओसीडी के अंदर मैं आपके साथ में एक केस, जो कि मेरे लिए पहला वो एक अप्रोच था, पहला एक वो एक्सपोजर था टुवर्ड्स ओसीडी। मेरे को उससे पहले ओसीडी का कभी मैंने केस ऐसा सच देखा नहीं था, और ये मेरा केस नहीं था। मैं अपने फादर साहब के साथ में बैठा हुआ था, तो उनकी ये मैंने अपना क्लिनिक पे केस देखा था। एक पेशेंट थी, उस पेशेंट को आप फोन आता है क्लिनिक पे, वो कहते हैं कि हमारे को डॉक्टर साहब को दिखाना है। क्लिनिक से पता लगता है कि वो वहां पे नहीं है, वो दूसरे किसी शहर में। तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हमारे को तो आज ही दिखाना है, बच्ची की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और हमारे को नंबर मिला है, हम आज ही आएंगे, जहां पे है वहां बता दीजिए पता। जब इस तरीके का मिला, फादर साहब को कॉल किया गया, उन्होंने बोला चलो ठीक है, इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, आप वहां यहाँ का पता बता दो दिल्ली का, वो दिल्ली आ जाएंगे। दिल्ली में वो मेरे घर पे आए हुए थे, घर पे जब अपना हम बैठे हुए थे, तो उस लड़की के साथ में 3 गाड़ी भर के लोग आए थे, लड़की को दिखाने के लिए 3 गाड़ी भर के लोग आए थे। और जब वो लड़की थी, 16 साल 17 साल की लड़की थी, और 16-17 साल की लड़की वो चुपचाप बैठी हुई थी, मुंह नीचे था, और पूरे टाइम अपने नाखून के साइड की जो ये खाल है, इसको निकाल दी जा रही, बार बार इसको निकाली जा रही, कि हम देख रहे थे कि क्या परेशानी है, कि डॉक्टर साहब हमें नहीं पता, 3 महीना हो गया है, ये बच्चा, ये इसने खाना छोड़ दिया है, पीना छोड़ दिया है, बोलना छोड़ दिया है, और इन सब चीजों के बाद में बस ये हमेशा अपने ये नाखून के जो ये है, इसको निकालती रहती है, ये अपने बाल तोड़ती है। हम मना करते हैं तो भी वो मानती नहीं है। हम कहते हैं कि इससे तुम्हें दर्द तो नहीं होता, तो बोलती नहीं, कुछ नहीं बोल रही है, ना खा रही है ना पी रही है, जबरदस्ती खिलाना पिलाना पड़ता है, पानी तक नहीं मांगती है। अच्छा, ठीक है, केस लिया, कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आया कि इस बच्चे को ये क्या तकलीफ है, कब हुआ, अचानक हो गया, वही तो रीजन हुआ होगा, नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस काम आता है,
जो कि मैंने उस दिन जाना पहली बारी। और वहां पे जब मैंने, हमारे जो फादर साहब है, फादर साहब ने पूछा कि भाई एक काम करो, ये सब लोग इतनी भीड़ लगा के मत बैठो, आप सब लोग बाहर जाओ, यहाँ पे सिर्फ जो लड़की है उसकी माँ और एक उसकी बहन आई हुई थी कि वो दोनों रहेंगी यहाँ पे, सब मेल्स को बाहर निकाल। उससे फिर पूछा, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में लेके पूछा कि तुम बताओ हुआ क्या बेटा, और तू परेशान मत हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब ये जो है, ये बहुत ही कंजर्वेटिव कम्युनिटी से आने वाली लड़की, गांव देहात की लड़की है, इसने कभी बाहर का कुछ नहीं देखा। तो उससे पूछा गया कि तू बता बेटा हुआ क्या, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं, मैं देखूंगा सबको। तो जब ये चीज पेशेंट को बोली गई, उसको बहुत ही ज्यादा 2-3 बारी 4 बारी बोला गया, उसको बोला गया बार बार कि तू बच्ची है मेरी, तू परेशान मत हो, तू मुझे बता। तो ये लड़की खूब जोर से रोई, एकदम एकदम ऐसा दहाड़ा मारा जैसे मैंने आज तक कभी नहीं सुना था। और उसके बाद उसने रोते रोते बताया कि 3-3.5 महीना पहले इसके घर में, गांव में ही इसके घर में एक शादी थी। इस शादी में कोई एक पड़ोस का लड़का आया था, और उस पड़ोस के लड़के ने इसका हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ने के बाद में इसको बोल दिया कि तुम ये चीज किसी को बताना मत, और नहीं बताओ, अगर बताओगे ना तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें ही जान से मार देंगे। वो जो फियर का सेपरेशन था, वो जो थॉट था, उसका वो इतना बड़ा घर बना कि वो एक थॉट, एक ऑब्सेशन उसके दिमाग में आ गया कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई मुझको मार देंगे। और वो जो थॉट था, उससे निजात पाने के लिए इसके पास कुछ और नहीं था, ये सिर्फ अपने आप को, अपने खाल को निकालती रहती थी, अपने बाल प्लक करती रहती। इस केस के अंदर बाकी भी पूरा का पूरा केस लिया, सारा का सारा फिजिकल जनरल्स, मेंटल्स, तो यही सबसे ज्यादा स्पेसिफिक और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट मिला था। हिस्ट्री में आज सच कुछ ऐसा था ही नहीं। फैमिली हिस्ट्री में जो थोड़ा बहुत मिला वो उसमें मैथमेटिक अप्रोच रखा, पर इस पेशेंट के अंदर हमने एकोनाइट 30 की अपना एक छोटी अपना हाफ ड्राम शीशी दे दी थी कि एक डोज अभी दे देना, एक 4-5 घंटे बाद दे देना। वो एक डोज देके उस पेशेंट को हमने वहां से भेजा। पेशेंट का अपना भेजने के 3 घंटे बाद में फोन आता है, और फोन आके पेशेंट बोलते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने इसमें क्या दिया था। तो हम भी घबरा जाते हैं कि भाई क्या हो गया बच्चे को, छोटी लड़की है, कुछ हो ना गया हो, कि भाई क्या हो गया। कहते हैं कि डॉक्टर साहब अभी चले हुए 2.5-3 घंटा हुआ है, और इस लड़की ने 3 महीने बाद अपने आप ढाबे पे रोक के खाने को बोला है कि मुझे खाना खिला दो, मुझे भूख लग रही है। और वो लड़की को उसके बाद में हमने मना कर दिया कि इसके बाद कोई रिपीट भी मत करना, जो वो दवाई है एकोनाइट 30 उसको हटा दो, रख लो, आगे जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। इस बात को करीबन करीबन 12 साल हो चुके हैं। उस लड़की के फैमिली में आज भी कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं, पर वो लड़की बिल्कुल ठीक है। उसका जो ऑब्सेशन था वो जड़ से खत्म हो गया एक डोज से। ये जनरली देखने को मिलता नहीं है, मैं ये भी चीज बोलूंगा। इट कैन बी वन मिरेकल, वन थिंग जो कि एक बारी आउट ऑफ अ सडन हो गया, पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर हम स्पेसिफिकली ज्यादातर जो पेशेंट्स को देखते हैं वो देखते हैं स्टूडेंट्स को। एग्जामिनेशन फियर, ब्रेन फैग, एंटिसिपेशन एंजाइटी, जब हम इन सब चीजों में देखते हैं तो यहां पे एक दवाई जो सबसे ज्यादा हट के बाहर निकलती है वो हमारी अर्जेंटम नाइट्रिकम होती है। जनरली अर्जेंटम नाइट्रिकम ही प्रिस्क्राइब हो जाती है ना, पर इसके अलावा भी है। जेल्सीनियम बहुत बेहतर मेडिसिन, नक्स वोमिका बहुत बेहतर मेडिसिन, और भी बहुत सारी मेडिसिन है। बट डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे को, कि ओसीडी के अंदर, बाध्यता रोग के अंदर अगर हमारे को किसी पेशेंट को सही करना है, तो मेरा मानना यह है कि साइंस एंड सिम्टम्स तो चलिए ठीक है, हो गए, हुआ कहां से था शुरू, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा एक और अपना मैं आपको एग्जांपल अपना इसमें देना चाहूंगा कि मैंने कहीं पे पढ़ा था, जब मैं अपना कोई लिटरेचर पढ़ रहा था, तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मेटल किंगडम अपना बाध्यता रोग या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर बहुत काम आता है। मैंने कहा मेटल किंगडम ओसीडी के अंदर काम अगर आता है तो भाई इसके बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ओसीडी तो मिलता ही है आपको अपना कहीं ना कहीं पे, कैसे ना कैसे मिल ही जाएगा, छोटा मिलेगा बड़ा केस मिलेगा वो डिपेंड नहीं करता।
तो मेटल किंगडम में मैंने जाना कि बहुत सारे जो हमारे ये प्रेशियस मेटल्स हैं, हमारा ऑरम मेट है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, प्लैटिनम है, ये जितने हमारे मेटल्स हैं, इसके अंदर मेंटल सिम्टम्स इतने थोक की मात्रा में होते हैं कि ये कहीं ना कहीं से ओसीडी के किसी ना किसी पेशेंट को आराम पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। मैंने अपने प्रैक्टिस के अंदर ये तो नहीं जाना कि सिर्फ मेटल किंगडम से ही ओसीडी को सही किया जा सकता है, पर हाँ मैंने ये जरूर देखा कि मेटल किंगडम आपका रिकरेंट ओसीडी या बाध्यता रोग के अंदर आता रहता है, प्रोमिनेंट होता रहता है, चाहे वो अर्जेंटम नाइट्रिकम के फॉर्म में हो, चाहे वो आपका प्लैटिना के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑरमेट के फॉर्म में हो, जहां पे आपको ऑरमेट के अंदर, जहां पे आपको इतना ज्यादा रिलीजियस अपना मेनिया मिलता है कि भाई भगवान ने सब कुछ मेरे साथ गलत कर दिया, अब तो मैं मर ही जाता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, सब गलत काम मैंने किया। ये गिल्ट ही तो है, वो डिस्गस्ट ही तो है जो हमने साइंस में सबसे पहले देखा था और पढ़ा था। तो इन्हीं सब चीजों से, और हाँ एक और मैं केस आपको बताना चाहूंगा, ये केस बहुत ही अलग था और मैं आई वाज अस्टोनिश्ड, हैरान था मैं ये देख के कि इस केस के स्पेसिफिक, इतना स्पेसिफिक रूब्रिक कैसे डॉक्टर कैंट लिख के जा सकते हैं कि भाई मेंटल्स का एक तो कहीं पे कुछ तो छोड़ के जाएं। ये केस था एक फीमेल का, जो कि जिसकी दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी, और अपना जो बड़ी बेटी है वो है करीबन 8-9 साल की, और जो छोटी बेटी थी वो थी 3-4 साल की, और ये केस है कोविड का। इस केस के अंदर ऑब्सेशन क्या था, इस केस के अंदर जो मेंटल जो अपना थॉट था, वो जो अंदर घुस गया था, वो क्या था, वो ये था कि मेरी छोटी बेटी को जब हुई थी तो वो हॉस्पिटल से बदली जा चुकी है, ये बेटी मेरी ही नहीं है। अगर आप उस लड़की को देखें, उसकी मां को देखें, उसकी नानी को देखें और उसकी बहन को देखें बड़ी, इनकी सबकी शक्ल बिल्कुल सेम मिलती है। आप कह के बता सकते हैं कि ये है ही नहीं बात सही, पर ये एक ऑब्सेशन आ गया, बस वो थॉट दिमाग में घर बना गया। और वो खुद बोलती है, खुद रोती है कि डॉक्टर साहब मुझे पता है कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है, मैं अब देखती हूँ मेरी बेटी को कि मैं कहती हूँ है तो शक्ल मिल रही, पर मैं अपने आप को मान ही नहीं सकती, मैं इस चीज को वो ही नहीं कर सकती कि ये बेटी मेरी है, मेरे फिर दिमाग में वही ख्याल आ जाता है कि है ही नहीं मेरी, और इससे मेरे को अपने आप से घृणा हो रही है, मैं अपने आप को, खुद को गिल्ट महसूस कर रही हूं कि मैं क्या कर रही हूं अपनी बेटी के भविष्य के साथ में। हुआ क्यों था, कोविड की फर्स्ट वेव थी, ये लेडी बहुत समय से गवर्नमेंट जॉब में है, पोस्ट ऑफिस में काम करती है, सुबह से शाम तक का इनका काफी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, घर पे बैठी फर्स्ट वेव में, कोई काम, कोई पोस्ट ऑफिस नहीं चल रहा, पहली बारी बहुत सालों बाद में घर पे बैठी, और जब वो घर पे बैठी, उस घर पे बैठने की वजह से उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, घर पे जब वो पेशेंट बैठी है तो उसके दिमाग में एक वो खालीपन था, एक वो जगह थी जिसको उसे भरना था। और उसी टाइम पे, अगर आप लोगों को याद होगा, वो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ, और उसके अंदर उसने पढ़ लिया कि सुशांत सिंह राजपूत की तो ये रिकॉर्ड्स जो है वो हट गए। उस पेशेंट को इस चीज ने, इस थॉट प्रोसेस ने अंदर घर बना लिया कि भाई इतने हाई प्रोफाइल आदमी का अगर ये चीज चेंज हो सकती है तो मेरी बेटी क्यों नहीं चेंज हो सकती। कोई लॉजिक नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है, खुद को समझा के अपना तंग हो चुकी है, पति ने समझा दिया है, मां ने समझा दिया है, सास ससुर ने समझा दिया है, नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उसके बाद में जब इस पेशेंट की केस टेकिंग ली, पूरी अपना ढंग से केस टेकिंग ली, तो यहां पे मैंने एक नसूर ट्यूबरकुलिनम, उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी फैमिली हिस्ट्री, और थोड़ा सा उसका जो ये मेंटल ट्रबल था, उसको देख के मैंने 10 mg की एक डोज अपना प्रिस्क्राइब करी थी। काफी आराम आया, पर ये थॉट बार बार परसिस्ट कर रहा था। और अल्टीमेटली जब उसने बोला डॉक्टर साहब मैं इतना तंग हो चुकी हूं ना अपनी बेटी को देख देख के कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने उसकी जिंदगी, अपना परिवार खराब कर लिया, मैं मर जाती हूँ, मैं मर जाती हूँ, मेरा जीने का अब कोई मन नहीं। मैंने उनसे पूछा सिर्फ मन नहीं है या फिर आप कर सकते हो वैसा, कहती मैं कर लूंगी डॉक्टर साहब, मैं मर जाती हूँ। जब उन्होंने ये चीज बोली, तब मैंने उनको बहुत टाइम बाद, 2-3 महीने के बाद में, मैंने उनको ऑरमेट 1 mg की एक डोज दी, और उस एक डोज का चमत्कार था कि वो पेशेंट
हर हफ्ते आती थी तो बेहतर 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 करके, हर 3 या 4 महीने बाद मुझे एक डोज रिपीट करनी होती थी, और उसके बाद में वो जरूरत ही नहीं पड़ी और ये पेशेंट निकल गया। तो ओसीडी सही हो सकता है, ओसीडी में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, और ओसीडी के पेशेंट से बात करते रहना पड़ता है। इसी के साथ में आज का मैं सेशन यहाँ पे मैं अपना खत्म करता हूँ। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। अभी जी बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था। थैंक यू सर। ओसीडी है ना, जी सर। कंपल्सन। जी सर। तो एक आम जीवन में भी हम लोग को थोड़ा सा कुछ कंपल्सन होता है जी सर। ना। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ, अभी जी एक लेक्चर ले लो, एक नहीं लेक्चर नहीं ले लो, सर, तो आप पर आपका हक कंपल्सन है में सर, डालता है। आपका हक है सर। तो ये जो है, बड़ा अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया कि आ, आ, आता रहता है। एक मैंने क्या होता है कि कंपल्सन तो हम लोग के लाइफ में पार्ट होता है ना। कंपल हम लोग को कुछ करना है ना। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ का है, तो कुछ तो कंपल्सन हो ही जाता है। जब आप रूटीन लाइफ में रहते हैं तो भी हम लोग को कंपल्सन होता है कि नहीं सवेरे उठना है, तो कंपल्सन में ही उठना है, नाश्ता करना है, जाना है, खेलना है, सारी चीज कंपल्सन में है। मन नहीं है फिर भी करना पड़ता है ना। लेकिन ये जो कंपल्सन है ये नॉर्मल कंपल्सन है। लेकिन एक और कंपल्सन होता है जो कि आप अपने आप को कंपेल करते हो, है ना। जो कि आप बता रहे थे, अपने आप को कंपेल करते हो, यू बिकम सो मच ये इसमें ऑब्सेस्ड हो जाते हो कि आप चाहते हो कि नहीं, नहीं करें फिर भी नहीं। कैन नॉट टेक अनलेस द थिंग्स आर इन ऑर्डर। एक बहुत अच्छा रूब्रिक्स है आपके रिपोर्टरी में। कैन नॉट टेक टेक रेस्ट। वो आराम नहीं करेगा। कब तक आराम नहीं करेगा? जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं है। ये क्यों होता है? वॉशिंग मैनिया क्यों होता है? नहीं साफ नहीं है, साफ नहीं है, साफ करना है, करना है, करना है। ये कंपल्सन्स जो है, तो एक हम लोग का कहते हैं कि जब गाड़ी का गियर फेल कर जाता है तो गाड़ी बिना स्पीड के चलते रहता है ना। मैं ऑब्सेसिव को इस तरह से समझाता हूँ कि बिना गियर की गाड़ी, है ना, आप डालो, ब्रेक फेल कर गया तब क्या करोगे? हाँ, फिर तो आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कंट्रोल में नहीं है, मन नहीं मानता है, लेकिन अभी हमको प्रॉब्लम भी होता है। ये डुअलिटी एंड कॉन्ट्रडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डुअलिटी एंड कॉन्ट्रडिक्शन, डुअलिटी मतलब कि द्वैतवाद, और कॉन्ट्रडिक्शंस यानी कि ये प्रॉब्लम कंपल्सिव डिसऑर्डर तब होता है जब आप जब करते हो उसके बाद भी परेशान रहते हो, करते हो तो भी परेशान रहते हो। ये आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। और यहाँ पर हम लोग जब पेशेंट है तो आप लोग अप्रोच करेंगे, लोग वो पेशेंट अपने को नहीं समझेगा बीमार, तो उसके गार्जियन समझते हैं, उसके रिलेटिव समझते हैं। ये होते हैं। और आए दिन आज के समय में आज के समय में खाली मैं कहता हूँ कि मॉडर्न सिविलाइजेशन, ओसीडी जो है तो एक सभ्यता का रोग बनता जा रहा है ना। सभ्यता का रोग। हम लोग को इतना ज्यादा बच्चों को सवेरे से सवेरे आप कंप्रेस्ड कर देते हो, और उसके थोड़ा सा भी फ्रीडम नहीं है लाइफ में। और लाइफ में हम लोग को थोड़ा ना कुछ तो फ्रीडम चाहिए ही, है ना। और जब फ्रीडम का लॉस हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपके पास में एक लाचारी हो जाता है। और लाचारी जब पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम लोग ऑब्सेशन कर देते हैं, है ना। तो मैं तो बहुत आम भाषा में पढ़ाता हूँ, आम भाषा समझाने का कोशिश कर रहा था। आपकी बातों को आपने जो बताया बहुत ही अच्छा है। दवा के भी जो जिक्र किया है, और फियर की बात आपने कही, तो ये उसे एक भय रहता है कि कुछ हो जाएगा। अब लोग भगवान का पूजा करने के लिए जाते हैं, है ना, मंदिर जाते हैं। क्यों जाते हैं? भगवान गुस्सा हो जाएगा, भगवान गुस्सा हो नहीं किया जाएगा। तो। हाँ, भगवान गुस्सा हो जाएंगे, है ना। मन नहीं है, मन नहीं है पूजा करने का, लेकिन एक भीतर में डर बैठा हुआ है कि भगवान गुस्सा हो जाएंगे। ये सब चीज हम लोग को समझ करके हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों को क्या सीखना है कि हम लोग कैसे जो ये नेचुरल नॉर्मल है और एबनॉर्मल, इसके विषय में अंतर करना होगा।
एज ए फिजिशियन सबको नॉर्मल और एबनॉर्मल में खोजना होगा, जो कि आपने एबनॉर्मलिटी की चर्चा की, मैं आपको नॉर्मलिटी, मैं अपने एबनॉर्मलिटी की चर्चा की, मैं नॉर्मल कंपल्शंस की बात करी, है ना, दोनों में है, दोनों। सो and it becomes any compulsions which can become abnormal when they are paining you, when you are feeling pain with that, distressed हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, उन्हें कि आपके काम करने में आपको आपका ध्यान जो है सो आपका इमोशनल कॉग्निशंस जो है सो चेंज हो जाता है, इमोशनल कॉग्निशंस चेंज हो जाता है, यानी कि काम कर रहे हो, चिंता लगा हुआ है, एंटिसिपेशंस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स इन योर रिपर्टरी, है ना, एंटिसिपेशंस, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, अरे क्यों कुछ हो जाएगा, जो होगा सो अपने जगह पर हो जाएगा, आज ये नहीं रहेगा तो देश नहीं चलेगा, ये सारी बातें आजकल हम लोग चिपके रहते हैं टीवी से, ये सब क्योंकि मन में एक भय समाया हुआ है, कुछ लोग बना दिए जाते हैं। लेकिन इसी बीच में एक सवाल आ गया, अब अभी भी एक सवाल देख लीजिए, हरिनाथ जी का है। Is OCD mostly of syphilitic miasm? सर आई डोंट थिंक सो। सिफिलिटिक सिर्फ सिफिलिटिक का तो नहीं है ये। हाँ, ये शुरुआत इसका अपना जो है हमारा साइकोसिस, और फिर ये सिफिलिस पे जाता है, क्योंकि ये फिर जब तक वो कृत्य ना कर दे, जब तक वो काम ना कर दे, तब तक उसको चैन सुकून नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से ये अगर मैं बोलूं तो ये अपना ये साइकोसिफिलिटिक मियाज्म ज्यादा बेहतर रहेगा सर कह पाना। अभी जी आप बहुत सही बोल रहे हैं, आप बहुत सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये साइकोसिस का क्या सिम्टम्स होता है? साइकोसिस चाहता है कि जीवन के प्रति काफी उसका माने एक्युमुलेट करने का, एक्युमुलेट, और कंपल्सन क्या होता है, आप किसी न किसी चीज को पकड़ना चाहते हो, है ना, किसी न किसी चीज को पकड़ना चाहते हो, इसलिए साइकोसिस से शुरू होकर के सिफिलिटिक की ओर बढ़ता है। सिफिलिटिक एंड स्टेज में जाता है, जबकि काफी भयावह हो जाता है तब होता है, लेकिन बिगिनिंग जो है तो इसे साइकोसिफिलिटिक में लेकर के चलते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग तो कुछ बोल रहे थे और कोई सवाल तो है नहीं, तो हम लोग अंकिता जी आप आ गई हैं। जी सर। हाँ, आप कुछ बोले। सर अभी हमारे पास 2 मिनट ही शेष हैं, और किसी और का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अब हमारा हिंदी सेशन समाप्त होगा। 7 बजे से 8 का ही है ये। आज माइंड पर एक चर्चा आज होगी इंग्लिश सेशन में, डॉक्टर आर.ए. पटेल, जो कि अभी सवाल आया हरिनाथ जी, इंग्लिश में अभी डॉक्टर आर.ए. पटेल का माइंड रियलिटी, माइंड के रियलिटी, वास्तविकता क्या है माइंड का, इसका पार्ट 2 वो बताने जा रहे हैं, तो आप उसमें भी शामिल होकर के माइंड के विषय में विशेष जानकारी आज प्राप्त कर सकते हैं, माइंड के विषय में। मुझे लगता है कोई सवाल नहीं है, तो जी सर। समय भी हो गया है, आप वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट कीजिए। यस सर। थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज का आपका सेशन बहुत ही अच्छा था। और आप एक मिनट, एक हरिनाथ जी का एक लास्ट क्वेश्चन है सर। एक और क्वेश्चन आया है, नीड फॉर मेटल किंगडम मेटल कम्स इन द लेटर स्टेजेस। यस सर। कम्स इन लेटर स्टेज। यस सर। जब वो चीज इतनी हावी हो जाए कि वो उसके पास बाहर निकलने का कोई भी तरीका ना हो, तो मेटल किंगडम ज्यादा है। बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट। नेक्स्ट अब तो 8 बज गया, अब नहीं बढ़ सकते हैं। जी सर, तो मैं IFPH के प्लेटफॉर्म की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे ही आप आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक सेशन और केसेस हमारे साथ शेयर करते रहें। और इसी के साथ हमारा 7 से 8 का हिंदी सेशन समाप्त होता है। धनेश सर ज्वाइन कर चुके हैं 8 बजे से 9 बजे तक के इंग्लिश सेशन के लिए, तो मैं माइक उनको हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू यू सर।